कल अपन ने प्रश्नों की चर्चा की थी, देखे होंगे वो प्रश्न जाकर के घर पे। जिन प्रश्नों की अपन चर्चा कर लेते हैं उन प्रश्नों को घर पे जाकर के देखना होता है, उससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे उनको भी करना होता है। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे वर्णों से संबंधित। ठीक है, क्योंकि नए बच्चे आए हैं इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करना हमारा हो जाता है। अभी हम बात कर रहे थे, हालांकि सभी बच्चों को ये पता है क्योंकि हम बचपन से यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हिंदी कैसी है, हिंदी में कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बताओ हिंदी में कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? वर्णों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। वर्ण किसे कहते हैं? है, बताओ किसे कहा जाए वर्ण? हाँ, स्वरों का वर्गीकरण। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण, और अलग अलग आधारों पर अपन ने स्वरों का वर्गीकरण किया था। इसको पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, फिर उन प्रकारों में भी उनकी संख्या कितनी होती है, किसे वर्ण कहा जाए, इनके बारे में हमें बात करनी थी। ठीक है, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि वर्ण किसे कहा जाए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। किसे कहेंगे? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं वर्ण, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? किसके आधार पर? लिखित आधार पर। अगर हमसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वर्ण। ये क्या कहलाती? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। अगर आपसे पूछा जाता है कि लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, तो लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। परंतु इसी प्रश्न को अगर ऐसे बोल दिया जाए कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, तो मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? हमारे ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ध्वनि। और अगर प्रश्न किया जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी क्या? शब्द। और अगर अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई की बात करें, बड़ी इकाई की बात करें, तो क्या कहलाएगी हमारा पास? वाक्य। क्या कहलाएगी? वाक्य। बात समझ में आई क्या? अभी तक तो अपन को एक ही पढ़ाया गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो क्या कहते कहलाती है? वर्ण। परंतु हमारे पास यहाँ जब हम ऊपर के स्तर पे जाते हैं तो हमारे को क्या जानकारी हो जाती है कि अलग अलग आधार होते हैं और उन्हीं के आधार पर अलग अलग इकाइयां मानी जाती है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि लिखित आधार पर तो वर्ण हो गया, मौखिक आधार पर ध्वनि हो गया, अर्थ के आधार पर शब्द हो गया, और अर्थ की बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? अर्थ के आधार पर वाक्य हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास वर्ण की परिभाषा हो गई। लेकिन वर्णों के बारे में हमने जानते हुए एक बात और कही थी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने वर्णों को कितने भागों में बांट लिया था? कितने भागों में? नहीं दिखाई दे रहा इधर से? वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। देखो वर्ण है तो वर्ण कितने प्रकार के हो जाएंगे हमारे पास? 2 प्रकार के। एक तो हो गया हमारे पास कौन सा? स्वर वर्ण। एक क्या हो जाएगा हमारे पास? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। ये मत समझना कि सर कितनी स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ये स्पीड नहीं है, ये तो केवल रिवीजन है, क्योंकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मैं आपको वहां लेके जाऊंगा जहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप धीरे धीरे वो तो एक अलग से क्लास लेंगे और यहाँ तक का आपको पूरा लिखवा दिया जाएगा। तो स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? देखो, स्वर किसे कहेंगे और व्यंजन किसे कहेंगे, इसके बारे में हम ये चर्चा करते हैं कि जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो सकता है, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, यानी स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्ण।
यानी जिनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, जिनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अपितु जिनको स्वतंत्र रूप से क्या किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, दूसरे मतलब किसको, हाँ, यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है या जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर व्यंजन वर्ण कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। तो ये दो प्रकार के प्रश्न हो गए हमारे पास, ध्यान रखना ये प्रश्न ही है, एग्जाम में से प्रश्न आते हैं। जैसे आप लोग बीएसटीसी कर रहे हो या सीईटी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, देखो उसमें एक टॉपिक दिया गया है हमारे पास वर्ण। हालांकि आप कहोगे हमारे पास वर्ण नहीं है, देखो वर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होती है। जो भी प्रश्न किए जाएंगे, घोष, अघोष, महाप्राण, व्यंजन, संयुक्त, जितने भी प्रश्न किए जाएंगे यहां से किए जाते हैं, है ना। तो ये प्रश्न, ये टॉपिक तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहला प्रश्न ये किया जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, ये सारी बातें, उनका क्रम क्या है, कौन सा पहले आएगा, ये भी तो देखना होता है। अभी तो अपन को एक टॉपिक बहुत अच्छा ये देखना है, जैसे अपन इंग्लिश की डिक्शनरी में शब्द देखते हैं ना, कब कौन सा शब्द पहले आए, ऐसे हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि क ख ग, अगर ऑप्शन में दे दिया क ख ग, बताइए वर्णमाला में कौन सा वर्ण सबसे पहले आएगा, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा आएगा। बताओ कौन सा आएगा, क ख ग में से क ही आएगा। अगर मान लीजिए क छ, इन दोनों वर्णों से पहला वर्ण कौन सा आएगा, क ही आएगा, क्योंकि छ तो बहुत बाद में चला गया। इस प्रकार की जानकारी हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो जो एग्जाम में प्रश्न होंगे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी और ये एग्जाम में प्रश्न बन करके आ भी गया। अभी हाल ही में जो भी एग्जाम चल रहे हैं, इन सभी में जहां जहां हिंदी का प्रयोग हो रहा है, हमारी जो कक्षाएं चलेगी यहाँ से पक्का डेफिनेटली प्रश्न आएगा। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, सभी में जहां हिंदी है, अपनी कॉपी को उठाना और एक बार देखना, जो यहाँ पर बोर्ड पे अपने पढ़ रहे हैं, जहां पर बोर्ड पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन प्रश्नों को आप आराम से देखना एक बार, क्या इन प्रश्नों की प्रैक्टिस हमारे बोर्ड पर हुई थी, डेफिनेटली पक्का होगी, है ना। तो इस बात का विश्वास लेकर के चले। बात कर रहे थे किसकी, स्वर वर्णों की। तो स्वर वर्णों की संख्या की बात कर रहे थे, तो वो होती है स्वर वर्णों की संख्या कितनी, 11। कितनी होती है, 11। व्यंजन किसे कहते हैं, जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वरों की सहायता से। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। कितनी हो जाएगी व्यंजन वर्णों की संख्या, 33। आ गई बात समझ में। हाँ, अब इन 33 में हमने देखा था, एक तो हमारे पास कितने वर्ग हो जाते हैं, 5 वर्ग हो जाते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से, क च ट त प, कौन कौन से हो जाएंगे, क च ट त प। इनमें आने वाले पूरे वर्ण कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, जैसे क ख ग घ ज्ञ, क ख ग घ ञ। तो ये 5 ये हो गए। इस प्रकार से 5 5 5 करके ये टोटल कितने हो जाएंगे वर्ण, 25। इन्हें स्पर्शी वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शी। इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श, ये स्पर्शी वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, वो प्रश्न बनता है कि स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब इसके बाद की बात करते हैं कि साहब ये तो 25 ही हुए, 33 कहाँ हुए। तो उसको जानने के लिए हमें किसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, उसको जानने के लिए हमें ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि अभी हमारे पास अंतस्थ वर्ण हैं, और अंतस्थ जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 4। 4 कौन कौन से, य व य र ल व। ये क्रम भी हमें ध्यान रखना है। देखो प्रश्न कितने बन रहे हैं, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। अंतस्थ वर्णों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 4, और अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या रहेगा, तो हमें ये क्रम ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको कैसे बना करके देगा वो, य व र ल, य ल व र, र य ल व। बताइए क्रम कौन सा सही है। अब घर पे से याद करके गए थे, लेकिन वहां जाते भूल गए हम।
तो हमें ये भी ध्यान रखना है हिंदी में क्रम कौन सा चलता है। फिर हिंदी में ये अलग क्रम चलता है, लेकिन इंग्लिश में क्रम, वो संस्कृत में अलग क्रम चलता है इसका। ये संस्कृत का क्रम है और ये हमारे हिंदी का क्रम है, हमें ये वाला ध्यान रखना है हिंदी के लिए। ठीक है, हाँ आ जाइए। जैसा कि मैं आपसे बात करूंगा, अभी पिछले दिनों जो एग्जाम हुए थे यहां से ही हमने जो चर्चा की है, यहां से एक प्रश्न बना करके दिया गया था, मैं आपको उस प्रश्न की जानकारी दे दूं। ये प्रश्न मैंने करा दिया था कल। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करेंगे, आप सुमेलित करेंगे। सूची किसको, फर्स्ट को किससे, सूची सेकंड से क्या करेंगे, सुमेलित करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। इनमें से हमारे पास जैसे मान लीजिए प्रश्न है सबसे पहला, जैसे ए पे हो गया कंठ, कंठे, इसकी चर्चा की थी अपन ने। अभी आपके सामने सब सारी बातें आ जाएगी। सबसे पहला हो जाएगा कंठ, बी में हो जाएगा हमारे पास तालव्य, सी में हो जाएगा हमारे पास, तालव्य की बात करें, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, और नंबर डी जो है इसमें हो जाएगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। अब सुनो, ये हमारे पास क्या है, उच्चारण स्थान है, और ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है कि उच्चारण स्थानों की बात नहीं की जाए। जहां हिंदी आती है एक प्रश्न निश्चित रूप से उच्चारण स्थानों में से बन करके आता है। अब इनके सामने हमारे को वर्ण दिए गए हैं, जैसे एक तो दिया गया है ओ और एक दिया गया है औ। ओ दिया गया है, औ दिया गया है, एक दिया गया है ज झ, ज झ, एक दिया गया है क और एक दिया गया है ख, और एक और वर्ण है हमारे पास व। अब सुनो, इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आने के बाद में आपसे पूछा जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब हमें यह जानना है कि हमारे पास जो वर्ण दिए गए हैं, मैं किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि हमने क्या जाना, स्वर, और क्या जाना हमने, व्यंजन। अब व्यंजनों की संख्या होती है 33, स्वरों की संख्या होती है 11, ये जान लिया था। अब इसमें ये देख लो कि हमारे पास स्वर कौन से हैं और ये देख लो कि व्यंजन कौन से हैं। इनमें से अब उन स्वरों का उच्चारण करके देखें अपन, कि जैसे अपन ने क्या देखा, ओ, हमने क्या देखा, ज और झ, हमने क्या देखा, क और ख, और हमने क्या देखा, व। हम इनको मिलाएंगे, कहां कौन किससे मिल रहा है। अब कोशिश करें अपन मिलाने की। जैसे हमारे पास व है तो व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, व वर्ण की ध्वनि कहां से निकलती है, वह कैसे बोला जाए। जब तक हमारे दंत और ओष्ठ यानी दांत और ओष्ठ आपस में नहीं मिलेंगे तब तक वह वर्ण की ध्वनि नहीं निकल सकती, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क और ख की ध्वनि कहां से निकलती है, किससे निकलती है, क और ख की ध्वनि निकलती है हमारी गले से, कंठ से, है ना। अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास कंठोष्ठ, और ये हो जाएगा ईचू ऐसा नाम तालु, यानी कि ज और झ की ध्वनि किससे निकलती है, तालु से निकलती है। इस प्रकार से हमें ये जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन ये कब होगा, जब हमें स्वर और व्यंजनों की जानकारी होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसके वर्गीकरण की बात कर रहे थे। व्यंजन वर्णों में हमने अंतस्थ वर्णों को जान लिया था। अंतस्थ के बाद में हम बात करेंगे अब ओष्म वर्णों की। ओष्म वर्णों को मिला करके हमारे पास ओष्म वर्णों की भी संख्या कितनी हो जाती है, 4। ओष्म वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। 4 कौन कौन से होंगे ओष्म वर्ण, एक तो हो जाएगा श, एक हो जाएगा स, एक हो जाएगा श, और एक हो जाएगा ह। मैंने इन तीनों स के नाम भी बता रखे हैं आपको, तीनों स के नाम हैं आपके पास। बताइए इस स का नाम क्या है, इस स को किस नाम से जाना जाता है, इस स को किस नाम से जाना जाता है। सुनो, सबसे पहला जो स है उसको जाना जाएगा हमारे किस नाम से, तालव्य सकार के नाम से। किस नाम से, तालव्य सकार के नाम से जाना जाता है।
जो दूसरा स है उसे मूर्धन्य सकार के नाम से जाना जाता है, और जो तीसरा स है उसे दंते सकार के नाम से जाना जाता है। अंतिम जो ह है वो कंठ, वो कहां से उच्चारित किया जाता है? कंठ से। ये ह वर्ण है। इन सभी को बोलते हुए हमारी हमारे अंदर से ऊष्मा बाहर निकलती है। इन सभी को बोलते हुए हमारे ऊपर से क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अपन ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। हम स्वरों के वर्गीकरण की बात कर रहे थे, हमने इन सभी को जान लिया था। अब हम केवल और केवल स्वरों की बात करने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने वर्गीकरण को पढ़ा था हमने वर्गीकरण को। तो मैंने ये कहा था कि उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा था? बताओ, उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने कितने भागों में किया था? हाँ, स्वरों का वर्गीकरण 3 बताओ ना मेरे को नाम। देखो, उत्पत्ति, रचना, बनावट। उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। ये नहीं भूलना है, ये रोज प्रैक्टिस करें आप इसकी। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। सबसे पहला जो भाग है वो हो जाएगा हमारे पास मूल स्वर। सबसे पहला भाग क्या हो जाएगा? ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें एकदम कंप्लीट हो जाए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। यहां से बार बार प्रश्न घूम के आते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? मूल स्वर, और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? संधि स्वर। संख्या की बात करें तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। जब 4 इधर हो गए तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे? 7। 7 और 4 कितने हो जाते हैं? 11। बताइए वो 4 मूल स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो जाएगा अ, एक हो जाएगा ई, एक हो जाएगा उ, और एक हो जाएगा री। अ, ई, उ और री। ठीक है, ये 4 मूल स्वर हैं। इन 4 मूल स्वरों के बाद में हमारे पास जो संधि स्वर बचते हैं उनको भी हम क्या करते हैं? 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा हमारे पास? दीर्घ स्वर। ये किसके आधार पर है दीर्घ स्वर? किसके आधार पर? उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। और उसके बाद में यहां क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर। अभी तक केवल संयुक्त स्वरों की बात कर रहे हैं, हमने संयुक्त व्यंजनों की बात भी करेंगे अपन। देखो, दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करें, जब आ और आ मिलेंगे तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। जब ई और ई मिलेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा, उ और उ मिलेंगे तो दीर्घ उ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की बात समझ में आ रही है दोनों को? पीछे क्या नाम बताया था आपने? प्रिया। हाँ, उसके बाद संयुक्त स्वरों की बात करें तो संयुक्त स्वरों में यदि हमने किस किस को मिलाया? अ और ई को मिलाया। अगर आपको बचपन की कक्षाओं की याद होगी, हमने गुण संधि में पढ़ा था, और ई दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? ए, और ए की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। मैंने मात्राओं का ज्ञान भी आपको बताया था। पढ़ा है आपने कभी ऐसा? अरे ये तो गुण संधि का तो उदाहरण कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा पहले बचपन में, आराम से याद है हमें। हाँ, तो हमने यहाँ पर अ और ई मिलाया है ना। और अरे मैं मिला के बताऊं, जैसे मान लो हमारे पास एक शब्द है दिन, और एक हमारे सामने ईश। ठीक है, दिन और ईश। अब जैसे यहां से क्या निकला? अ, और यहां से क्या निकला? ई। मैंने आपसे यही तो कहा है, अ और ई मिलाना है। अब देखो, अ और ई दोनों को मिलाते हैं तो नियम ऐसा है कि ए बन जाता है उनका। ठीक है, अ और ई मिलाया तो क्या बन गया? ए। अब यहां पर जब हमने यहां से अ नीचे बुला लिया था तो न कैसा बचा हमारे पास? आधा बचा। ठीक है, आधा बचते ही हम इसको यहां पर बुला लेंगे। इसके बाद हमारे पास ई को हमने इसमें काम में ले लिया था, पीछे क्या बचा? केवल स। ध्यान देना। अब यहां से हम इनका एक बार क्या कर देंगे? सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन का मतलब इनको मिला देंगे, मतलब इनकी संधि कर देंगे। अब इनको मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो हो गया दी, एक हो गया न कैसा है? आधा। इसमें किसकी मात्रा जोड़ देंगे? एक की मात्रा कितनी जुड़ती है? एक। और पीछे क्या है? नाम क्या बन गया? दिनेश। दिनेश यानी कि ए बना है, हमें ए से ध्यान लेना है। तो अ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। जब ए बन जाता है तो क्या बन जाता है हमारा? आई भी बन जाता है। ए बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? आई भी बन जाएगा। और आई बनने के बाद में हम बात करेंगे किसकी?
अ और उ की, अगर अ और उ की बात करें तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास क्या बनता है, ओ। जब ओ बन जाएगा तो हमारे पास औ भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ भी बन जाएगा। ठीक है, ये देख लेना उधर आ रहा है क्या, इसमें इसमें देखना वो आ रहे हैं क्या शब्द, नहीं आ रहे वो वाले, कहाँ तक आ रहे हैं इसमें, यहाँ तक, यहाँ कहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद की बात करते हैं अपन, ये तो उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर था। हमने कल बात की थी बिल्कुल लेटेस्ट वाली कि इनकी काल या मात्रा के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं, बताइए। मात्रा एवं काल के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं, बताओ। 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। देखो हमने बात की थी कि मात्रा, मात्रा या उच्चारण काल, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो हमने इनको कितने भागों में बांट दिया था, 3 भागों में। कौन कौन से भाग थे, एक तो हो गया था हमारे पास ह्रस्व स्वर, दूसरा कौन सा हो गया था हमारे पास, दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा हो गया था हमारे पास, हाँ, प्लुत स्वर। ठीक है, इनकी हमने बात की थी। अब हमने ये कहा था कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 4, और वो 4 ह्रस्व स्वर कौन कौन से हो जाते हैं हमारे पास, एक तो हो जाएगा अ, एक हो जाएगा ई, एक हो जाएगा ओ, और एक हो जाएगा री, ये हो गया। इसके बाद हम दीर्घ स्वरों की बात करें तो हमारे पास दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है। लेकिन हमने अगर मान लो कि यहाँ पर प्रश्न ये दे दिया कि उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि अभी पढ़ा है अपन ने 3, और अगर वहां पर उच्चारण मात्रा या काल के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो हमारे से कितनी हो जाएगी, 7। अब 7 कौन कौन सी होती है, बताइए। आ, ई, उ, ए, ऐ। उसके बाद ओ, और औ नहीं, औ, औ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इस प्रकार से ये कितने हो जाते हैं हमारे पास, 7। तो फिर आप बात करोगे फिर ये कौन सा होता है, देखो प्लुत वैसे तो संस्कृत के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, कौन से, ये संस्कृत भाषा में ही प्रयोग में लिया जाता है ना। परंतु इसका उपयोग कैसे होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, उच्चारण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, यानी समय के आधार पर कि इनको बोलने में समय कितना लगता है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, इसकी। तो इसको बोलने के लिए हमें इस प्रकार के चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसे बोलना हो तो हमें इस प्रकार से 3 लिख करके उसके नीचे ऐसा लगाना होता है, ये इसका चिन्ह होता है। तो आप बात करोगे फिर ह्रस्व स्वर का चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है एक खड़ी पाई मात्र, वर्णों के ऊपर ऐसे खड़ी पाई लगा दी जाती है। इसकी क्या होती है, एस जैसी आकृति होती है ऐसी, है ना। इन तीनों की हमें क्या ध्यान रखनी है, इन तीनों के चिन्ह हमें ध्यान रखने हैं। प्लुत स्वर को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि प्लुत स्वर के पीछे जैसे मान लीजिए आपका नाम है क्या है, प्रिया। अब ये अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन से स्वर में है, पहले एक बार बताओ, बताओ कौन सी है। यहां पर तो हमारे पास ह्रस्व स्वर, यहां कौन सा आ जाएगा, दीर्घ स्वर। तो यहां पर पी या, बी या, आपने क्या बोला, प्रिया, प्रिया। लेकिन अगर इसी में अगर हम क्या लगा दिया जाए, ऐसे न लगा करके इसको हमारे पास इस प्रकार से लिख करके दे दिया जाए, अब क्या बोलेंगे अपन, प्रिया। थोड़ा सा उस चीज को हम पीछे से स्वर को क्या कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे, थोड़ा उसको,
राग नहीं कहेंगे इसे। यानी अगर हम किसी को आवाज दे रहे हैं जिनमें 3 मात्राओं का समय लग रहा है, जैसे एक बार बोला अ और आ में अंतर है बोलने में, इसमें केवल 1 सेकंड का अंतर लग रहा है। ई उ री, बस। लेकिन इसको बोला आ ई उ, नहीं लगा, ए आई। लेकिन जब इसको बोलने बैठेंगे तो जैसे राम, जब हम किसी को आवाज देते हैं, जब हम किसी का संबोधन करते हैं, किसी को दूर से आवाज लगाते हैं, तो हम इस प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। और ज्यादातर आप प्लुत स्वरों में कब बोलते हो? जब आप घर पे जाते हो, आप मम्मी को पुकारते हो, मम्मी नहीं बोलती, हाँ मम्मी नहीं बोलती तो आप जोर से क्या बोलते हो वहां? हाँ, आवाज लगाते हो नहीं लगाते? तो यही तो कारण है कि आप कौन से स्वर में बोले, फिर वहां पर प्लुत स्वर में बोले। ठीक है, आपने जो नोट नहीं किया है, तो जो बच्चे नए आए हैं आज यहां से नोट करना स्टार्ट कर दें, फिर हम एक एक की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ये लिखना स्टार्ट करें आप लोग यहां से। ये उस दिन नीचे रखा था, क्या नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, अरे ये पहले अलग है, तो इस सेटअप को यूं कर लेंगे। अरे इससे यहाँ सुविधा होती है, फिर वो नीचे हमें झुकना पड़ेगा, संकट ये है। नहीं, इसे फिर झुकना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा ना। ये क्या है कि यही ठीक है, उसको क्या है, सेटअप को थोड़ा सा यूं कर लेंगे अपन भले से, इसको यूं कर लेंगे ताकि, क्योंकि अपने पास तो स्पेस है। या फिर इसको अगर यहाँ रख लें तो इस जगह पे, अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? हाँ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या नीचे पड़ जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। तो यहां तक नोट कर लें आप पहले इस चीज को, ऐसा का ऐसा ही। इस जगह पे आप यहाँ पर इसको उदाहरण के तौर पर यहाँ नाम ही लिख देना, सब अपना अपना नाम लिख करके, और अपने नाम के पीछे ऐसा 3 का निशान लगा देना आप, है ना। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे वहां लिखाया था ना कल, जैसे उदाहरण लिखाया था आपको, अगर आपको इसमें मात्राएं लगानी है तो आप क्या लिख देंगे, जैसे घर, चल, क्या लगाया था अपन ने, घर चल। बताओ कितनी मात्रा का समय लग रहा है, घर चल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक मात्रा का समय। हाँ, जैसे आजा, हाँ हिंदी बैन करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या चलाए, फिर तो संस्कृत चलाए, संस्कृत चलाओ फिर तो। हाँ, उसके बाद में जैसे मान लो किसी का नाम पुकारना है अपन को, जैसे किसी का भी नाम ले लेते हैं, ले लो किसी का भी नाम, जैसे अभी लिया था अपन ने, यहाँ अपने अपने नाम के पीछे आप इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे, है ना। देखो आगे आने वाले समय में आपका जो कंपटीशन एग्जाम है ना, ऐसा कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहां पर आपको हिंदी काम में नहीं आए। और ये डेफिनेटली पक्का है कि किसी भी एग्जाम में हिंदी 30 नंबर से तो कम नहीं है। अगर आप हिंदी को छोड़ना चाहते हो तो 30 नंबर तो आपके वैसे ही गए। हाँ, बचती हूँ, हिंदी आती है आपको, बढ़िया मतलब। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ हाँ, देखो हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जो आपकी परसेंटेज को बढ़ाने का काम करती है। तो हम ध्यान देंगे, क्योंकि जब आप प्रश्न पत्र देखोगे ना, तो प्रश्न पत्र देखते ही सबसे पहले आपको जब हिंदी के प्रश्न मिलेंगे तो आपको ऐसा आत्मविश्वास हो जाएगा, अगर यहाँ से डायरेक्ट 5 प्रश्न स्टार्टिंग में आपने सही कर दिए ना, तो एग्जाम में आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपका जो दिमाग अस्थिर हो रहा था ना, 2 मिनट में शांत हो जाएगा। यार मेरे 5 प्रश्न सही हो गए, सर ने बताया था, ये तो फट से आ गया मेरे को, ये तो उच्चारण स्थान ये है, ये स्वर तो ऐसे है, इस स्वर को तो यहाँ से उच्चारित किया जाता है, ये हो गया हमारा काम, है ना। तो ये कब सीखेंगे, जब हमें इन चीजों की जानकारी होगी। ये अभी हमें यूं लग रहा है कि सर ने 3 बार तो ये चीजें समझा दी। देखो समझाने का मतलब ये है कि जब यहाँ से प्रश्न बनेगा ना, फिर हम क्या करेंगे, फिर वो दिमाग में वो बातें नहीं रहती, क्योंकि उस समय हमने सारे टॉपिक पढ़े हुए होते हैं। तो अभी 3 दिन के लिए ध्यान रहेगा, 3 दिन बाद अगर आपने इसको रिविजन में नहीं लिया, दोबारा फिर समझने की आवश्यकता हो जाएगी, यार क्या बताया था, ऐसा ही कुछ बताया तो था, ऐसे कर कर आकर के।
ये होता है कंपटीशन में। और ये अभी नहीं, ये लास्ट एंड फाइनल जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना, जिस दिन तक भी ऐसी कंडीशन रहेगी, ये कब तक रहेगी? हाँ, जो आज आपने पढ़ लिया, देखो पढ़ने का कंपटीशन में नियम क्या होता है कि जो चीज आपको आज पढ़ा दी गई, जो लिखा दी गई, उसको आज जाकर के आप पढ़ लो। उसके बाद जब कल नया पढ़ने बैठोगे तो पहले 5 मिनट पहले इसको रिवीजन कर लो जो आपने आज पढ़ लिया था। उसके बाद जब तीसरे दिन बैठे हुए पढ़ने के लिए, उस दिन भी आप क्या करोगे, उसको एक बार जल्दी से सिंहावलोकन कर लेंगे, देख लेंगे उसको ऊपरी तौर पे, है ना। तब जाकर के इन चीजों में हम क्या करते हैं, अच्छे बंद। लिखा आप लोगों ने ये? अगर ये आपने लिखा हो तो हम सबसे पहले किसकी परिभाषा लिखेंगे? ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, किसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, है ना। तो लिखें आप ह्रस्व स्वर की परिभाषा। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय, उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ये लिखाने की आवश्यकता नहीं है कि कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको ये संख्या पहले डायग्राम में लिखा दी। देखो इन डायग्रामों को अगर याद कर लोगे तो फिर परिभाषाएं नॉर्मल सी देखनी है आपको, क्योंकि वहां जब एग्जाम में पढ़ने जाओगे ना लास्ट बार, तो पेज पलटोगे ऐसे डायग्राम ध्यान आ जाएगा, हाँ सर ने इस तरफ 4 लिख रखा है, इस तरफ आपने 7 लिख रखा है, इस तरफ आपने चिन्ह बताया था। बस इस प्रकार से हमें डायग्राम ध्यान रखने हैं। आ रही है बात समझ में? अब आगे बात करते हैं। देखो ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें केवल एक मात्रा का समय लगता है। अब आप दूसरी परिभाषा डाल लेंगे, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की अब परिभाषा लिखेंगे। लिखो दीर्घ स्वर की परिभाषा, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का, वे स्वर जिनके उच्चारण में दो उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब नंबर 3 परिभाषा डाल लेंगे आप, प्लुत स्वर। लिखें, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, परिभाषाएं सेम रहेगी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का, वे वर्ण जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय, तीन मात्राओं का समय लगता है,
वे वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, ये अभी तक हमने किसके आधार पर बांट लिया स्वरों को? किसके आधार पर? मात्राओं या फिर उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट और नया वर्गीकरण आता है वो आ जाएगा हमारा ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर आ जाएगा? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो एक आप नंबर तीसरा डाल करके स्वरों का कौन सा वर्गीकरण देखेंगे? अब ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसकी स्थिति के आधार पर? नंबर थर्ड डाल करके तीसरा वर्गीकरण किसके आधार पर आ जाएगा? लिखो, कि स्थिति के आधार पर, हाँ, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर हो जाएगा? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। यहां स है। ओष्ठ किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। सुनो, देखो, ओष्ठों की स्थिति के आधार की अगर हम बात करें कि ओष्ठों की स्थिति के आधार पर हमारे पास स्वरों के कितने प्रकार हो जाते हैं, पहले आप समझेंगे उसके बाद अब लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समझना ही हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। देखो, हमने लिखा है यहाँ पर ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब ओष्ठ का पहले तो हमें मतलब समझना है, क्योंकि वहां पर प्रश्न यही तो बनेगा, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर निम्न स्वरों के भाग होते हैं या स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो अब आप जवाब क्या निकल जाएगा? 2। कौन कौन से होंगे अब उसकी बात करें। ठीक है, किसके आधार पर? हाँ, ओष्ठ यानी होठों की स्थिति के आधार पर। अब होठों की कैसे स्थिति की बात करें? देखो, हमने उसकी बात की कि होठों की स्थिति के आधार पर हमारे पास स्वर हो जाते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है व्रतमुखी, यानी कि वर्तुलाकार। एक होता है अवृतमुखी। कैसे? क्या हुआ? फ्लेक्स आ रहा है क्या? एक को बंद कर दे। क्या हुआ? तो बीच वाला तो इधर से देख। हाँ, कैमरे प्रभाव थोड़ी पड़ा है इससे। हाँ, व्रतमुखी, अव्रतमुखी यानी वर्तुलाकार, और ये हो जाएगा अवर्तुलाकार। वर्तुलाकार, और एक क्या हो जाएगा? अवर्तुलाकार। अब आपको ये जानना है कि किसे व्रतमुखी कहते हैं, किसे वर्तुलाकार कहते हैं, किसे वर्तुलाकार कहेंगे, किसे अव्रतमुखी स्वर कहेंगे। अभी भी आ रहा है क्या? अब तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। ठीक दिख रहा है? ठीक है। हाँ, तो हमें अब केवल क्या जानना है कि व्रतमुखी स्वर किसे कहते हैं,
या फिर वर्तुलाकार स्वर किसे कहते हैं, या फिर अवृतमुखी स्वर किसे कहते हैं, या फिर अवर्तुलाकार स्वर किसे कहते हैं। हमें इनकी बात ही जाननी है। सबसे पहले तो हमें नाम ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके आधार पर, हमारी होठों की स्थिति के आधार पर वर्तुलाकार स्वर कौन से होते हैं, अवर्तुलाकार स्वर कौन से होते हैं। इन्हें व्रतमुखी स्वर भी कह सकते हैं, अव्रतमुखी स्वर भी कहते हैं। मैं आपको एक सीधी सी परिभाषा में बताऊं, बात नॉर्मल सी है, समझने वाली बात है। अरे जिन वर्णों को, जिन स्वरों को बोलते हुए हमारे जो होठ हैं इनकी स्थिति कैसी हो जाए, वृत्त जैसी हो जाए, गोलाकार हो जाए। कैसी हो जाए, वृत्त यानी क्या होता है, गोलाकार। यानी जिन वर्णों को, जिन स्वरों को बोलने के लिए, बोलने के जब बोलते हैं उस समय हमारे होठों की स्थिति कैसी हो जाए, अरे गोलाकार हो जाए, उन्हें कौन से स्वर कहेंगे, वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। और जिन स्वरों को बोलते हुए हमारे होठों की स्थिति वृत्ताकार नहीं होती, गोलाकार नहीं होती, उन्हें क्या कहेंगे, हम अवृत्तमुखी स्वर कहेंगे। आपको ये बात सुनने में बहुत ही यूं लग रही होगी कि यार कैसे प्रश्न आ गए, होठों की स्थिति पूछ ली। अब देखो ये अभी आप जान रहे हो, लेकिन जब परीक्षा में ये एक लैंग्वेज बन करके आती है ना, वृत्तमुखी स्वर, निम्न में से वृत्तमुखी स्वरों को छांटिए। अब जिसको यही पता नहीं है कि वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है, जिसको यही पता नहीं है कि वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, तो वो तो क्या पता क्या होता है। लेकिन हमने जब यहाँ पर लिखा, हमने इसको पढ़ा, टेस्ट के माध्यम से किया भी सही, अब आपके से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला होगा क्या। तो वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है, गोलाकार। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के बाद में हमारे होठों की स्थिति कैसी हो जाती है, गोलाकार। कैसी हो जाती है, अब बताओ, बोल करके देखो कौन कौन से स्वर होंगे ऐसे, बनाओ अपने होठों को गोल गोल। अरे बोलो, अच्छा ऐसा ही है क्या, तो मशीन ही खराब है। ध्यान दो, अगर आपने अ बोला, अ बोलने से हमारे होठों की स्थिति गोल हुई, आ बोला हमारे होठों की स्थिति गोल हुई, ई बोला ओ पे हो जाएगी, और ऊ बोल करके देखो हो जाएगी। तो ध्यान रखो, जहां पर बोलने से हमारे होठों की स्थिति कैसी हो जाती है, गोलाकार। एक तो हो जाएगा ऊ, एक हो जाएगा दीर्घ ऊ, एक हो जाएगा ओ, एक क्या हो जाएगा औ। इन वर्णों को बोलने के बाद हमारे होठों की स्थिति कैसी हो जाती है, गोलाकार। इनके अलावा जो बचेंगे स्वर, उन्हें हम क्या कहेंगे, अवृत्तमुखी कहेंगे, या फिर उन्हें क्या कहेंगे, अवर्तुलाकार स्वर कहेंगे। अब ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे, अपन किससे चलेंगे, अ से चलेंगे, अ, उसके बाद ई, इसके बाद दीर्घ ई, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, अ के बाद क्या हो जाएगा, आ, ई, और क्या हो जाएगा, ऋषि, एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, यही है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 और 4 कितने हो जाएंगे, ये भी अगर संख्या में पूछ लिए जाए तो 4, और ये भी अगर संख्या में पूछ लिए जाए तो 7। बताओ कितना सरल सा मामला था। अब ये सरल सा उन्हीं के लिए है जिन्होंने इनके बारे में जान रखा है कि वृत्तमुखी क्या होता है, अवृत्तमुखी क्या होता है। यानी कि जिन्होंने इसको नहीं जान रखा कि अवृत्तमुखी मतलब क्या होता है और वृत्तमुखी मतलब क्या होता है, उनके लिए तो ये प्रश्न भी कठिन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बस तो फिर आप इसको नोट करें, ऐसी डिजाइन को छापें, उसके बाद में क्या लिखाता हूं, इसकी परिभाषा लिखाता हूं। आपको जहां समझ में नहीं आता है ना, आप मेरे से डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ दोबारा से आप समझाओ, मैं बहुत अच्छे से दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मान लो अवृत्तमुखी नहीं आए, वहां अवर्तुलाकार आ जाए, आप चाहो तो हाँ, गोलाकार भी लिख सकते हो, गोलाकार भी लिख सकते हो, आप लिख दो भले से, आप अगर नहीं लिखा होता आप ऐसे भी लिख सकते हो, गोलाकार। गोलाकार यानी कि हमारे होठों की स्थिति कैसी हो जाए, गोल हो जाए।
शायद आप लोगों को पता हो, मैं यहाँ पहले भी कंपटीशन पढ़ाया करता था आपके एडवांस क्लासेस में। रीड के बेच, कई रीड के बेच पढ़ाए हमने, नहीं देखा? जो आपके बड़े कोई भी जो टीचर वीचर बन गए उनको से पूछना, बहुत सारे हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी? व्रतमुखी स्वर और अव्रतमुखी स्वर, है ना। आज के लगभग मैं 3 या 4 साल पहले यहाँ से पढ़ा के गया था कंपटीशन में, और ये तो फिर भी आपकी पात्रताएं हैं डायरेक्ट वाले में। हाँ, तो यहाँ थोड़ी पढ़ा रहा था। हाँ, यहाँ से तो मैं, अच्छा, हाँ ठीक है, लिखा हो तो मैं परिभाषाएं लिखा दूं। हाँ, आज वो नहीं आई, एक और जो बालिका आई थी आपके साथ, कहाँ गई? काय का? अरे जिम ने बुला लेते हैं अरविंद, अब तो जिम ने चल लेते। हाँ यार, ये ऐसी बात ध्यान में रखा करो। कोई नहीं, मजाक कर रहे हैं। हाँ सब चलते, उसमें क्या है, मयंक को भी ले चलते। हाँ क्लास लगा लेते, वहाँ क्या है। कोई बात नहीं, मैं जिमा दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो तुम, और क्या है। देखते हैं, देखें कब जिमाते हैं। मैंने बोला तो आज था यार, अब आज के लिए उस दिन आप थोड़ी आए थे उस दिन यहाँ, जब अपने इसका उद्घाटन किया था। हाँ जो आया था, कोई बात नहीं, जो आया था वो भी जिम लेगा। हाँ कोई बात नहीं, वो एक बार आपकी पार्टी करा देंगे बढ़िया। हाँ 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 हाँ, अच्छा पेन नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, पेन सही था, हम किसी दिन जब टेस्ट कराएंगे तो आपको जिम आ देंगे, बढ़िया पार्टी करा देंगे, नो टेंशन। अच्छा टेस्ट के बाद वो पेन ऐसा था कि वो एक ऐसी चीज से बनाया गया है, जैसे अपना ये होता है ना, क्या नाम से, लकड़ी से नहीं था ये, क्या नाम से, गोबर नहीं होता, उससे बनाया गया पेन था। अब उस पेन की जब इंक खत्म हो जाती है तो उस पेन को कहीं भी मिट्टी में गाड़ दो, तो उसके ऊपर जो वो लगा हुआ था, उसकी केप जो लगी हुई थी, उसके अंदर आपको 2 बीज दिखाई दिए होंगे। उस उनमें कहीं ना कहीं अलग अलग से पौधों के बीज हैं, जैसे किसी में मेथी के हैं, किसी के सरसों के हैं, किसी में धनिया के हैं, ऐसे हैं। हाँ वो स्पेशल बनाया गया था अपेक्स की तरफ से, एक स्पेशल बनवाया गया था। अब बात कर रहे हो, मेरे पास ही नहीं आया। मैं खुद सोच रहा था, नहीं मंगवाएंगे, है नीचे, मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको, है ना, उपलब्ध करा देंगे आपको। मैंने बोला था उस दिन, मैंने कहा बच्चों को नहीं में आए। हाँ हाँ है, बहुत शानदार पेन था वो, है ना। हाँ तो अब इसकी परिभाषाएं अपन क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप परिभाषा के लिए डाल देंगे व्रतमुखी स्वर, यहां पर एक परिभाषा के लिए डाल देंगे आप व्रतमुखी, व्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर। और व्रतमुखी के साथ आप ओब्लिक लगा करके व्रतुलाकार, गोलाकार, आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। नहीं लिखो तो अपन ने डायग्राम में लिख रखा है, बस एक बार नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे इसकी परिभाषा में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठों की स्थिति, वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठों की स्थिति, बताओ कैसी हो जाए, हमारे होठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? गोलाकार, गोलाकार हो जाती है। कैसे समझ जाओगे? जैसे
लेकिन अब समझ जाओगे जब ये जब अभी समझा इसके बाद में समझ जाएंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट इनसे बोलता कि व्रतमुखी स्वर बताइए, आप नहीं समझ पाते कि कौन सा व्रतमुखी स्वर है। हाँ तो अब तो दोबारा पहली बार नहीं है ना, अब तो कभी भी आएगा तो सही हो जाएगा अपना प्रश्न। बस यही इसीलिए तो है भाई, कंपटीशन अपन किस लिए तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पहली बार देखने के लिए मिलेगी, है ना, इसीलिए तो अपन तैयारी करने के लिए आए हैं। क्योंकि एक एक बारीक चीज कहीं कोने में से भी प्रश्न कर सकता है वो, हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो स्थिति गोलाकार हो जाती है, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। दूसरा नंबर डाल लेंगे आप अव्रतमुखी स्वर। दूसरा नंबर क्या डाल लेंगे? अव्रतमुखी स्वर। इस जगह पर ये ट कर लेना, ट, होठों की स्थिति, ट, ठो, ट कर लेना। दूसरा नंबर डाल लीजिए आप, क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे? बताओ क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे? देखा जाए तो इंटरेस्टिंग चीज है। अब आपको मैंने यहाँ बता दिया, आपने समझ लिया, आपका काम हो गया, आपको यूं लग रहा है कि हाँ मुझे याद हो गया। लेकिन आप इसको अगर प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, तो आज के 7 दिन बाद जब मैं आपसे प्रश्न करूंगा तो आपके दिमाग में से सारी बातें रफ हो जाएगी। क्योंकि हमने अभी तक तो कितने प्रकारों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया है? कितने आधार पर? 3 प्रकारों के आधार पर। सबसे पहला रचना बनावट उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद में मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। अब हमने किया है किसको? होठों की स्थिति के आधार पर। आगे भी हम बहुत सारे आधारों को लेते रहेंगे, अभी तो बहुत सारे आधार हैं इसके। तो टाइप्स हैं और प्रश्न आए हैं, प्रश्न बनते हैं। बरेगी से ही पूरे टॉपिक है हिंदी के, यूं ही मत ना मानना, टोटल टॉपिक है, 30 नंबर का मामला होता है, और कोई सा भी एग्जाम आ जाए भले से। हाँ अभी तो स्टार्टिंग है, हिंदी से इतना लगाव हो जाएगा ना कि इंतजार करोगे कि अब हिंदी का नहीं पढ़ोगे ना, ये गारंटी है। और तुम्हें ये लग रहा है, देखो अभी की कक्षाएं मुझे खुद को जानबूझ के बहुत स्लो करनी पड़ रही है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे थोड़ी है कि एक टॉपिक को ऐसे लेके बैठे रहेंगे। देखो स्टार्टिंग का मामला है, अगर मैं स्टार्टिंग में आपको साथ स्पीड से मैं लग जाऊंगा, अभी मेरे को इसको 5-10 मिनट लगते हैं पूरे टॉपिक को ही समझाने में। लेकिन अगर मैं आपके साथ वैसा करता हूं तो हो सकता है कि आज के लिए आपको याद हो जाए, लेकिन जब हमें वहां पर 4 जो ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से जो प्रश्न निकालने का मामला है ना, फिर वो आपका नहीं बैठ पाएगा, है ना। इसलिए मेरा मानस यही है कि हम या तो पढ़े नहीं, और पढ़ें तो फिर ऐसा पढ़ें कि फिर आराम से फिर प्रश्न कोई सा भी हो हमारी कॉपी के बाहर नहीं जाए, हमने जो लिखा है उसके बाहर नहीं जाए, हमने जो समझा है उसके बाहर नहीं जाए। और आप तो प्रश्न पत्र भी उठा करके देख लेना कहीं से भी, है ना। हम बात करते हैं नंबर दूसरा प्रकार, कौन सा हो जाएगा? अवृतमुखी, अवृतमुखी स्वर, अवृतमुखी स्वर। अव्रतमुखी स्वर लिखो, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती है, उन्हें अव्रतमुखी स्वर कहते हैं।
अरे इन्होंने जानबूझ के कर रखा है कि हमारी आंखों में वो पड़ रहा है। हाँ, तो क्या कहते हैं उन्हें? अवृतमुखी स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते हुए हमारे होठों की स्थिति कैसी नहीं होगी, गोलाकार नहीं होगी, उन वर्णों को हम क्या कहेंगे? अवृतमुखी स्वर कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। तो इस प्रकार से हम जो अभी तक स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उन स्वरों के वर्गीकरण में हमने किसके आधार पर पढ़ा? ये होठों की स्थिति के आधार पर। चलो अब इसके बाद में मैं इन सभी वर्गीकरणों में से आप लोगों से प्रश्न करता हूं, आप उसका जवाब देंगे। बताइए, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी ये किसके आधार पर बांटे गए हैं? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। बताइए, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हो जाएंगे? वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। चलो हटाइए कि वृत्तमुखी अवृत्तमुखी नाम नहीं आता है, तो हमारे पास नाम कौन सा आ सकता है? वर्ताकार या वर्तुलाकार? शुद्ध उच्चारण करो उसका। वर्तुलाकार, वर्तुलाकार या अवर्तुलाकार। अगर मान लीजिए वर्तुलाकार भी नहीं आए तो क्या है? गोलाकार। हाँ, तो जिन वर्णों को बोलते हुए हमारे होठों की स्थिति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है, गोलाकार हो जाती है, उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। जिन वर्णों को बोलते हुए हमारे होठों की स्थिति कैसी हो जाती है? गोलाकार नहीं होती है, उन्हें हम अवृत्तमुखी स्वर कहेंगे। बताइए, वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी हो जाती है वृत्तमुखी स्वरों की संख्या? 4। कौन कौन से होते हैं वृत्तमुखी स्वर? हाँ, अभी आया क्या इसमें? ऊ, फिर ऊ, और क्या हो जाएगा? ओ, और फिर क्या हो जाएगा? अगर किसी को लग रहा है कि सर ने गलत पढ़ा दिया, वृत्तमुखी स्वर ये नहीं होते, तो आज जाना कांच के सामने जाकर के बोलना, हाँ निकलो मेरे अंदर से बैठे हुए वृत्तमुखी स्वरों, और फिर बोलना ऊ, फिर होठों को मिलाना, हाँ मिल रहे हैं हमारे होठ, बन रही है गोलाकार स्थिति। इसकी मैं बात नहीं करूंगा, इसकी क्या है, मशीन में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, थोड़ी सी सुधरवानी पड़ेगी, इसकी बनेगी नहीं। इसके बाद की हम बात करते हैं कि अवृत्तमुखी स्वरों की संख्या की बात करें, कितनी हो जाएगी? इनके अलावा हमारे पास 11 स्वरों में से जितने भी स्वर बचते हैं, कितने बचेंगे? 7। अब जो स्वर इनके अलावा हैं वो सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? अवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। मैं आशा करता हूं कि अभी तक की जो कक्षा थी आपको आराम समझ में आई होगी। आ गई? आप इसको घर पे जाएं, घर पे जाकर के बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन का रिवीजन करें, फिर उस रिवीजन को बंद करके अपने आंखों में उन शब्दों को लाने की कोशिश करें। जब आपको जो लिखाए गए डायग्राम हैं याद होने लग जाएं, इसका मतलब आपको वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर जैसे हम यहाँ आएंगे, यहाँ से जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों को हम हल करेंगे, और हल करने के बाद अगर आपको प्रश्नों का जवाब आता है, इसका मतलब आप सही दिशा में कार्य कर रहे हो। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।